हेलो एवरीवन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लेबरनम टॉप समरी है एंड इसका सेंट्रल आइडिया। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे मुझे, तो इस वजह से मैंने इसमें लास्ट में एज अ होमवर्क आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसे कवर अप कर लेंगे, पर मुझे ये वीडियो छोटी बनानी थी क्योंकि मैंने जो पहले आपको वीडियो डाली हुई है लेबरनम टॉप की, वो आज से 4-5 साल पहले डाली थी, जब मैंने ये वीडियोस बनाना शुरू किया था कोरोना टाइम पर। और वो वीडियो काफ़ी बस ऐसे ही एक्सप्लेनेशन भी ऐसे ही किया हुआ है मैंने, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हाउ टू मेक वीडियोस। आई डिड नॉट नो दैट टाइम अबाउट दिस मेकिंग वीडियोस एंड ऑल। सो मैंने जो है वो वीडियो बस ऐसे ही बना ली थी बुक को कवर करके, कि क्योंकि मैं बस एक कोशिश कर रही थी। सो बट दिस टाइम आई नो लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, आई लर्न लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। सो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी एक समरी एंड सेंट्रल आइडिया के साथ में मैं आपको एक जो है वीडियो बनाती हूँ एंड उसको अपलोड करते हैं, एंड देन नेक्स्ट टाइम मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, क्योंकि वो काफ़ी पुरानी वीडियोस हैं बट वो थी इसलिए मैंने शेयर कर दिया। बट आई थिंक ये आपको बिल्कुल काम आएगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस। ओके, वेट अ मिनट। ओके, सो उससे पहले कि मैं आपको समरी और सेंट्रल आइडिया कराऊं, मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि बहुत जल्दी मैं एक वीडियो, मतलब बहुत जल्दी इन द सेंस कि कल पक्का है, आपके एग्ज़ाम से पहले कल पक्का है कि मैं आपको ये वीडियो जो है वो अपलोड कर दूँगी। हाउ टू राइट प्रॉपर आंसर, क्या गलत होता है, मैम मार्क्स क्यों गलत देती हैं, या मार्क्स आप तो पूरे पूरे मार्क्स ला के चलते हो, मैम इसमें गलत क्या है पूछते हो आप। फिर जब मैं जो है वर्ड्स मार्क करती हूँ कि आपने यहाँ टेंस गलत किया है, यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया है, यहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगाना चाहिए था, यहाँ कैपिटल लेटर लिखना चाहिए था, तो ऑल दीज थिंग्स मैटर्स अलॉट। तो उसके बारे में मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, और उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। और जो कि आगे आपके काम आएगा, मतलब क्लास 12th में आपका जो आंसर है वो बहुत मैटर करता है, और प्रॉपर पंक्चुएशन विथ प्रॉपर वर्ड्स, और आपका आंसर कैसे पॉइंट टू द पॉइंट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने पूछा कुछ है आप आंसर कुछ और दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हाउ टू राइट प्रॉपर आंसर with punctuation, with each and every information I will upload tomorrow. Okay, so let's start now. Let's start the video. Laburnum top, this is what is summary. ठीक है, Ted Hughes start the poem by describing the very first paragraph of the poem says that this time is सेप्टेम्बर आफ्टरनून। डिस्क्राइब कर रहे हैं एक सीनरी को, सेप्टेम्बर आफ्टरनून को, एंड द लेबरनम टॉप ऑफ द टॉप ऑफ द लेबरनम इज ट्री इज साइलेंट। एंड अभी जो स्टार्टिंग हुई है ना, पहला पैराग्राफ है, उसमें क्या शो किया है, उसमें क्या डिस्क्राइब किया है पोइट ने। ही डिस्क्राइब्ड दैट द लेबरनम ट्री इज the top of the laburnum tree is silent still, there is no movement, there is no kind of any sound, and its leaves are turning yellow, the seeds have fallen. This is the condition in the very first paragraph, what has been given in the poem, that its seeds have fallen and the leaves are turning yellow and the top is quite silent still without any movement. Now, in second paragraph, what he says that goldfinch bird comes with an amazement. Suddenly he saw, means he was looking at a tree, this laburnum top, and suddenly he saw that the bird goldfinch it comes, and with an amazement, with an startlement, with a surprise, and the chirping sound breaks the silence, or the sound of those birds, जैसे वो अंदर आती है ट्री के अंदर, और वहाँ पर उसके जो छोटे छोटे से बेबीज़ होते हैं, उनके साथ में ना बहुत सारी साउंड जो बर्ड्स की होती है वो, उसकी वजह से द होल ट्री इज़ फुल ऑफ मूवमेंट्स एंड फुल ऑफ साउंड्स। तो वो देखते हैं सडनली गोल्ड फिंच कम्स एंड देन एंटर्स इन द ट्री, एंड देन देयर वॉज अमेजमेंट साउंड ऑफ birds, and there was lot of movements and breaking the silence. Arrival of goldfinch bird is alert and suddenly it comes with a suddenness. जो बर्ड है इट कम्स विद एन अलर्ट, विद एन सडननेस, अब्रप्ट एंड स्लीक। स्लीक मतलब होता है स्मूथ, और इतनी स्मूथली एंटर कर जाती है ट्री के अंदर, जैसे कि लिजर्ड होती है। लिजर्ड देखा आपने, एक जगह से दूसरी जगह कितनी
फटाक से मूव कर जाती है, वैसे ही इट मूव्स विद स्मूथनेस, इट मूव्स टू द थिकनेस ऑफ द ट्री, एंड वो सीधे अंदर जाके थिकनेस में ट्री के चली जाती है। द ट्री स्टार्ट लाइक अ मशीन, एंड देन एज सुन एज इट एंटर्स इन द ट्री, वॉट हैपन्स, द ट्री स्टार्ट्स लाइक अ मशीन। एक मशीन की तरीके से, फुल ऑफ मशीन कैसे चलती है, उसमें मूवमेंट भी होती है, उसमें साउंड भी होता है, वैसे ही बिल्कुल इस ट्री में साउंड मूवमेंट की तरह एक इंजन मशीन की तरह चल जाती है। और जो इंजन है ऑफ द ट्री, इट इज़ इंजन ऑफ द ट्री। यहाँ पर इट कौन है, गोल्ड फिंच। गोल्ड फिंच जो है वो इंजन है इस ट्री का। वो क्या करती है, वो जैसे ही एंटर करती है मशीन चलने लग जाती है, ठीक है। तो ये इंजन है, द फैमिली रन्स द मशीन। और ये जो फैमिली है ना बर्ड की, ये पूरी मशीन को रन करती है। नाउ द ट्री इज़ फुल ऑफ नॉइज। और अब जैसे ही Goldfinch enters, the tree is full of sounds, noise, activity, high chittering sound, lots of sounds, and it is completely, it starts shaking, completely full of movements. The goldfinch is the engine of her family, because without her family cannot survive. तो इसलिए जो गोल्ड फिंच है वो इंजन है फैमिली की। Now, after feeding them, last paragraph है ये, after feeding them, goldfinch comes out and towards the vast infinite sky. और ये कहाँ फ्लाई कर जाती है, it goes out towards the vast infinite sky. जो sky है वो infinite है, we all know, there is no limit of the sky. तो उसकी तरफ उड़ जाती है, and the tree, leaving the tree empty, मतलब silent again. The tree is still without any movement, without any sound. So the tree is again empty and still. तो अगेन वही कंडीशन। तो ये समरी है चैप्टर की। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस इज सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया क्या होता है कि आखिर ये पोएम बता क्या रही है, व्हाट इज़ हिडन मीनिंग ऑफ दिस पोएम, क्या बता क्या रही है पोम। तो ये पोम क्या बता रही है कि देखो, लाइफ इज़ लाइक अ ट्री, साइलेंट ट्री। उसमें कभी एकदम लाइफ जो है वो चल रही है, सडन कोई हैप्पीनेस आती है, कभी दुख आता है, कभी खुशी आती है। लाइफ ऐसे करके, मतलब इट इज़ लाइक अ रोलर कोस्टर ना, कि कभी अगर एकदम स्मूथ चलती रहे, अगर वो पेड़ वैसे ही खड़ा रहे तो क्या मज़ा आएगा, है ना। ऐसे ही कभी आपने देखा होगा, कभी ग्रीनरी आ जाती है पूरी जगह पे, कभी एकदम जो है वो ऑटम आ जाता है, स्प्रिंग। तो ये सीजन्स क्यों हैं, बिकॉज इट दे शोज चेंजेस, दे शो चेंजेस, है ना, कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारी लाइफ में। कभी खुशी आती है, कभी दुख आता है, कभी सिंपल नॉर्मल लाइफ से। तो ऐसे ही जो ट्री है ना, इट इज़ साइलेंट स्टिल विदाउट एनी मूवमेंट, एंड सडनली गोल्ड फिंच विच इज़ सिंबल ऑफ अ लाइफ, सिंबल ऑफ लाइफ एंड इट्स वेरिएशन। मतलब जो लाइफ है वो इट इज़ फुल, जो हमारी लाइफ है ये वेरिएशन से भरी हुई है, इसमें दुख सुख सभी कुछ आता है। तो द ट्री इट डिस्क्राइब्स द सेम थिंग, कि जो लेबनम ट्री है इट वॉज साइलेंट अर्लियर, बट एज सुन एट गोल्ड फिंच कम्स एंड एंटर्स इन द थिकनेस ऑफ द ट्री, the whole tree is full of life and variations. He describes, जो poet है, what he describes here, the arrival of goldfinch bird on the laburnum tree. वो इसको describe कर रहे हैं कि भाई क्या arrival होता है, when the goldfinch comes on the tree. जैसे ही जो गोल्ड फिंच बर्ड है ये ट्री पर आती है, द ट्री बिकम्स अलाइव एंड चिक्स। और जो ट्री है ये कैसी हो जाती है, एकदम अलाइव हो जाती है। चिक्स जो होते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं साउंड, चर्पिंग करना। एंड हियर द पोइट वांट्स टू कन्वे, और यहाँ इसके थ्रू पोइट क्या कन्वे करना चाहते हैं मैसेज, दैट लाइफ इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंज, एवरीवेयर एवरीथिंग इज़ फुल ऑफ चेंजेस। हर जगह हमारी लाइफ में कभी भी लाइफ हमारी स्मूथ नहीं चलने वाली है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशंस होते रहते हैं। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग, योर फ्यूचर, आप अपने पास को चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ फ्यूचर यू कैन नॉट प्रोडिक्ट एनीथिंग, है ना। सो एज अर्लियर द ट्री वॉज साइलेंट, जैसे कि पहले ट्री साइलेंट थी, स्टिल थी, और उसके जो लीव्स थे दे वर येलो एंड सीड्स वर फॉलन। द गोल्ड फिंच ब्रिंग्स हैप्पीनेस, खुशी ला देती है जैसे ही वो एंटर आती है, विद द हैप्पीनेस, चीयर, मूवमेंट। द होल ट्री वॉज शेकिंग एंड एवरीथिंग वॉज फुल ऑफ लाइफ साउंड्स एंड गोज़ बैक। और इतना करने के बाद में इट गोज़ बैक, लिविंग द ट्री एम्प्टी अगेन। मतलब वापस लाइफ उसी पटरी पे, कभी खुशी हुई, तो फिर धीरे धीरे करके लाइफ फिर नॉर्मल हो जाती है, फिर कभी दुख आता है, देन फिर लाइफ डाउन जाती है, फिर वापस सेम कंडीशन में आ जाती है। तो actually the poet wants to say what is the central idea, that the life is full of changes, process and transformation, changes and transformation,
and it describes it is full of variations. ठीक है, this is central idea of the poem. Now I am going to tell you about some questions. Let's okay, 30 to 40 मतलब 2 words के क्वेश्चन आएंगे. What happens when the goldfinch enter the thickness of the laburnum tree? What happens? I have told you कि जब जो ट्री थी, first of all it was still and it was silent and still, but as soon as the goldfinch bird enters the thickness of the laburnum tree, the tree is full of movement, sounds, chirping. उसके जो चिट्स होते हैं starts speaking. The poem The Laburnum Top is not just the story of a bird and a tree, it is story of life itself. वेरी नाइस ना, कि लाइफ है एक्चुअली, दिस इज़ लाइफ. कमेंट, क्या कमेंट करोगे भाई? येस, जो मैंने अभी सेंटर राइटर बताया, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. टेड ह्यूक्स यूजेस मैनी ओनोमेटोपोइक वर्ड्स. ओनोमेटोपोइक वर्ड्स क्या होते हैं? मैंने आपको क्लास में करवाए हुए हैं. अब आप मेरा एक वीडियो जो है वो देख लीजिएगा. इसमें आई थिंक मैंने अपलोड किया हुआ था फिगर्स ऑफ स्पीच के ऊपर. अगर नहीं किया है तो मैं शेयर कर दूँगी, मे बी कि मैं भूल गई हूँ करना, तो आई विल अपलोड डेफिनेटली. कल मैं अपलोड कर दूँगी. तो गोल्डफिन जो है वो साउंड, ओनोमेटोपोइक मीन्स होता है कि साउंड, किसी चीज़ को साउंड, जैसे चरप का साउंड दिया हुआ है, जैसे कि जो बर्ड्स का साउंड दिया है, तो ये ओनोमेटोपोइक मतलब होता है साउंड ऑफ बर्ड, ऑफ लीव्स, ऑफ एनीथिंग. दिस इज साउंड. ठीक है ना. वर्ड्स टू डिस्क्राइब द गोल्डफिंच एंड हर फैमिली साउंड, है ना, यहाँ लिखा हुआ है. तो हाउ डू यू थिंक दिस एम्पलीफाइज द इमेजरी ऑफ द पोएम? कैसे ये एम्पलीफाई करता है, जो इमेजिनेशन है उस पोएम की, उसको कैसे एम्पलीफाई करता है? एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द पोम. तो यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए हुए हैं, और ये क्या करते हैं, इमेजिनेशन को वाकई में, ये मतलब उनकी जो पोएम है उसको और ब्यूटिफाई कर देते हैं. नाउ द पोइट डज नॉट मेंशन द सीज़न इन द पोम. द पोइट डज नॉट मेंशन द सीज़न इन द पोम. जो पोइट है वो मेंशन नहीं कर रहे हैं सीज़न. एक्चुअली उन्होंने किया है एट वी नो इट इज़ ऑटम. उन्होंने किया, उन्होंने सितंबर मंथ बताया, तो वी गॉट टू नो कि सितंबर में ये वाला सीज़न होता है. कमेंट ऑन द यूज़ ऑफ इमेजरी टू इंडिकेट द सीज़न इन द पोम. क्या उन्होंने ऐसा इमेजरी में यूज़ किया है जिससे आपको ये इंडिकेट हो जाता है कि द सीज़न इज़ एक्चुअली ऑटम सीज़न. तो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को के आंसर जो है या तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो. ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे भेज सकते हो, या फिर अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप एक बार ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो. क्योंकि पुरानी वाली जो वीडियो है वो काफ़ी मैंने देखा जब, तो मुझे खुद भी सरप्राइजिंग था कि मैं ऐसे पढ़ाती थी. तो अभी मैं कोशिश करूँगी कि दोबारा प्रॉपर वीडियो बना करके डाल दूँ. और आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा. अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक लेट मी राइट हियर प्लीज़, क्योंकि तुम लोग को जब तक ना ऐसे बोलती नहीं हूँ मैं, लाइक माई वीडियो एंड शेयर ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स. ठीक है. और बाकी अगर कोई आपका डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं. बाकी ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये आप दोनों खुद ही करोगे, क्योंकि मैंने बता दी कि साउंड वर्ड्स, तो यू विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल साउंड वाले जो वर्ड्स हैं आप उनको लिखोगे एंड देन आप उनको रिलेट करोगे. ठीक है, कि कैसे, वाई द पोइट हैज़ यूज देम, और क्यों वो उसको एम्पलीफाई कर रहा है, कैसे कर रहा है. और दूसरा क्वेश्चन है कि सीज़न उन्होंने डायरेक्टली नहीं बताया कि ऑटम सीज़न है, पर आपको कैसे, हाउ डू यू नो दैट ही इज़ इंडिकेटिंग द सीज़न इन द पोम. कौन सा है, कैसे, कौन सा वर्ड क्या यूज़ किया उन्होंने. हाउ डू यू नो दिस थिंग एंड हाउ यू गेट टू नो अबाउट द सीज़न. सो यू हैव टू राइट आंसर ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस. ठीक है, और आप मुझे लिख करके कमेंट बॉक्स में भेजोगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.